प्राचीन समय की एक भव्य सल्तनत में, जहाँ कीमती मोतियों की चमक और बुद्धिमत्ता की रोशनी एक साथ दमकती थी, एक ऐसा रहस्य छिपा था जो सदियों तक पर्दे में रहा। दो भाई, जिनकी तकदीरें अलग अलग राहों पर चल पड़ी थीं। एक ऐसा घटना होने वाली थी जो न्याय, प्रेम और समझदारी की नई मिसाल कायम करेगी। ये कहानी है जैद खान की, जिसने अपनी सच्चाई और हौसले से न सिर्फ अपनी इज्जत वापस पाई, बल्कि एक पूरी सल्तनत की किस्मत भी बदल डाली। सदियों पहले की बात है। इराक के शहर नजफ में फराज और अमान नाम के दो भाई रहते थे। वे दोनों जवान और चुस्त थे। वे बहुत अच्छे से साथ रहते थे और शिकार का बड़ा शौक रखते थे। जहाँ भी जाते, दोनों साथ जाते। एक दिन वे शिकार के लिए जंगल गए। पूरा दिन थक हार कर घूमते रहे, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं आया। आधा दिन गुजर गया तो अचानक उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। अमान ने पहले तीर चलाया, लेकिन वह निशाने पर नहीं लगा। हिरन छलांग लगाता हुआ वहां से भाग गया। दोनों भाई उसके पीछे दौड़े, घोड़े चढ़ा लिए और लगातार उस पर नजर बनाए रखी। थोड़ी दूर जाकर फराज ने तीर चलाया और हिरन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। दोनों तुरंत घोड़ों से उतरे और हिरन के पास पहुँचे। पूरा दिन दौड़ने के बाद घोड़े और दोनों भाई भूख प्यास से बुरी हालत में थे। उन्होंने जल्दी जल्दी लकड़ियां जमा की, आग जलाई और उस हिरन को भुना। फिर पेट भरकर खाने पीने के बाद थकान और सुस्ती आ गई, क्योंकि रात हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने वही रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने घोड़ों की लगाम एक पेड़ से बांधी और चांदनी रात में जंगल के अंदर टहलने लगे। अमान अपनी समझबूझ के लिए मशहूर था। फराज बोला, चलो भाई, आज तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। बताओ, हम अभी अपने शहर से कितनी दूर हैं और कौन सा रास्ता है? दूसरी बात यह है कि हम हिरन का मांस पहले भी कई बार खा चुके हैं, लेकिन आज जो स्वाद आया वह पहले क्यों नहीं आया? अमान ने कहा, ये सवाल तो बहुत आसान है। सुनो इसका जवाब। हम इस समय अपने शहर से 100 मील दूर हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरा घोड़ा दिन भर में 100 मील दौड़ता है और सितारों को देखकर अंदाजा लगा रहा हूँ कि हमारी दिशा दक्षिण है। जहाँ तक हिरन के मांस का स्वाद है, तो यार, दिन भर की दौड़ धूप की वजह से हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए ये मांस बहुत स्वादिष्ट लगा। तुम जानते हो, भूख में चने भी बादाम लगते हैं। ये सुनकर फराज ने कहा, वाकई तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। अमान ने कहा, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि कल सुबह तक हमें कोई ऐसा सामान मिलेगा जिससे हम अपने सारे दुख भूल जाएंगे और आगे की जिंदगी आराम से बिताएंगे। फराज ने हैरानी से पूछा, तुम यह बात किस आधार पर कह रहे हो? अमान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज हमने 100 मील की यात्रा बड़ी मेहनत से पूरी की। पूरा दिन भूखे प्यासे रहे, फिर भी हमारे दिल बहुत खुश हैं। इसके बाद दोनों भाई जंगल में चलते रहे और फिर आराम करने का इरादा किया। अमान ने कहा, देखो भाई, ये बहुत खतरनाक जंगल है। अगर हम दोनों सो गए तो कुछ भी हो सकता है। अभी रात के 3 पहर बाकी हैं। तुम पहले 1.5 पहर सो जाओ, मैं पहरा दूंगा। फिर दूसरा 1.5 पहर तुम जागना और मैं आराम कर लूंगा। फराज को ये सुझाव बहुत पसंद आया, इसलिए वह सो गया और अमान उसकी निगरानी करने लगा। कुछ समय तक वह अपने भाई के पास बैठा रहा। फिर उसने तीर और धनुष हाथ में लिया और इधर उधर घूमने लगा। जब आधी रात का समय हुआ तो एक पेड़ पर 2 जानवरों के बोलने की आवाज सुनाई दी। वे आपस में बात कर रहे थे। एक पक्षी ने कहा, मुझ में यह असर है कि जो भी मेरा मांस खाएगा, उसके मुंह से हर महीने एक कीमती मोती निकलेगा। दूसरे पक्षी ने कहा, जो मेरा मांस खाएगा वह जल्दी ही किसी राज्य का शासक बन जाएगा। अमान जानवरों की भाषा समझता था। यह बातें सुनकर वह बहुत खुश हुआ और उसने धनुष में तीर चढ़ाकर दोनों पक्षियों को मार दिया। फिर तुरंत उन्हें ज़िबह किया और रात की बची खुची लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई। फिर दोनों पक्षियों का मांस भूना और आधा खा गया। अमान इतना खुश था कि उसने पूरी रात खुद ही पहरा दिया और फराज को पहरा देने की जरूरत नहीं दी। सुबह जब फराज की आँख खुली
तो अमान ने बचा हुआ आधा मांस उसके सामने रख दिया। फराज बिना कुछ पूछे वह मांस खा गया। दोपहर के समय जब अमान के मुंह से एक कीमती मोती निकला तो उसने वह मोती फराज को भेंट कर दिया और रात का सारा वाकया उसे सुना दिया। फिर बोला, भाई, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह की मेहरबानी से तुझे जल्दी ही किसी जगह की खिलाफत हासिल होगी। मेरी तरफ से ये मोती तेरे लिए है, इसे कबूल कर। फराज अमान की दरियादिली से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, वहाँ सामने कोई बस्ती लग रही है, मैं वहाँ जाता हूँ और यह मोती किसी के हाथ बेचकर वापस आता हूँ। अगर हम यह मोती अपने शहर ले जाकर बेचते तो लोग ना जाने क्या सोचते। यह कहकर फराज बस्ती की ओर रवाना हो गया। जब वह बस्ती के पास पहुंचा तो उसने वहां एक बड़ी भीड़ देखी। इस सल्तनत में ये रिवाज था कि जब कभी कोई खलीफा दुनिया से रुखसत करता तो उसकी तदफीन के बाद शहर के लोग सुबह सुबह शहर के दरवाजे पर जमा हो जाते और जो पहला मुसाफिर उस दरवाजे से शहर में दाखिल होता उसे नया खलीफा बना दिया जाता। इत्तेफाक से उसी दिन पुराना खलीफा दुनिया से चला गया था और लोग दरवाजे पर खड़े इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सबसे पहले कौन आता है। जैसे ही फराज वहां पहुंचा, सबने उसे अदब से सलाम किया, तुरंत उसे शाही तख्त पर बिठाया और उसकी नजरनियाज पेश की। फिर उसे खुशी खुशी शाही महल तक ले गए। रोजमर्रा के हंगामों में फराज को अपने छोटे भाई अमान का ख्याल भी न रहा। दूसरे दिन जब वह तख्तनशीन हुआ तो उसे अपने छोटे भाई की कही हुई बातें याद आने लगी। उसी वक्त उसने कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया कि फला जगह एक नौजवान और 2 घोड़े होंगे, उन्हें ढूंढकर फौरन मेरे पास लाओ। सिपाही तेजी से निकले और सारा जंगल छान मारा, मगर ना तो वह नौजवान मिला और ना ही घोड़े दिखाई दिए। जैसे गए थे वैसे ही खाली हाथ वापस आ गए। अमान की कोई खबर नहीं मिली। फराज बहुत परेशान हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, अब क्या करूं? भाई नहीं मिला, मगर उसकी याद और वह मोती अब भी मेरे पास है। उसी मोती की बदौलत ही मुझे यह सल्तनत मिली है। वह उस मोती को बहुत बरकत वाला समझता था और हर रोज दरबार में अपने साथ रखता, वजीरों और मुशीरों को दिखाता। अब सुनिए छोटे भाई अमान का हाल। उसके साथ वह वाकया पेश आया जो बड़े भाई के वहमो गुमान में भी नहीं था। अमान बेचारा अपने भाई के लौट आने की आस में बैठा था कि न जाने कहां से एक खतरनाक बाज आया और उसे अपने पंजों में जकड़कर हवा में उड़ा ले गया। बाज उसे लेकर बहुत दूर तक उड़ता रहा और जब उसके पर थक गए तो वह एक घने पेड़ की शाख पर आ बैठा। यह पेड़ एक कुएं की मुंडेर पर था। बाज जब पेड़ पर बैठा तो अमान उसके पंजों से फिसलकर कुएं में गिर पड़ा। लेकिन अल्लाह की करिश्मा देखिए, उसे ना तो बाज ने कोई नुकसान पहुंचाया और ना ही कुएं में गिरने से कोई चोट आई। वह परिंदा थोड़ी देर आराम करके फिर कहीं उड़ गया और अमान कुएं की तह में अकेला पड़ा रह गया। इत्तेफाक से उसी दिन एक काफिला वहां से गुजरा। कुएं को देखकर काफिले के कुछ लोगों ने रस्सी और बाल्टी निकाली। जब उन्होंने बाल्टी कुएं में डाली तो अमान ने मौका देखकर झट से बाल्टी में बैठ गया। काफिले वालों ने रस्सी खींची तो पानी के बजाय एक जवान निकला। सब हैरान रह गए। फिर उसे काफिले के सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार ने नरमी से उसकी हकीकत पूछी। अमान ने अपना असली हाल तो नहीं बताया, मगर हालात को देखते हुए एक कहानी गढ़ ली और बहुत भरोसे से सुना दी। उसकी बातों से सरदार बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने मुनासिब लोगों में शामिल कर लिया। फिर काफिला आगे बढ़ा और कुछ ही दिनों में अपने मंजिल पर पहुंच गया। इस बात को 1 महीना बीत चुका था कि एक दिन अचानक अमान ने एक मोती निकाला। काफिले के सरदार ने वह मोती देखा तो उसके दिल में लालच घर कर गया। उसने सोचा, ऐसे नायाब जवाहर तो तकदीर से मिलते हैं, इसे किसी तरीके से अपने कब्जे में रखना चाहिए। यह सोचते ही उसने अमान को कैद कर लिया और शहर के दारोगा के हवाले कर दिया। दारोगा से कहा, ये मेरा गुलाम है, अब तक बड़ी वफादारी से मेरी सेवा करता रहा है, लेकिन आज इसे कोई खुशी हुई और इसने मेरा कीमती मोती चुरा लिया। मैं चाहता हूँ कि इसे कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। दारोगा ने बिना किसी तहकीकात के कहा,
चोर की शरई सजा यही है कि उसके हाथ काट दिए जाएं। मगर उस सल्तनत का यह कायदा था कि किसी भी मुजरिम को सजा देने से पहले मामला खलीफा की बेटी के सामने पेश किया जाए। खलीफा की कोई और औलाद नहीं थी, सिर्फ एक शहजादी थी जो उसके तख्त-ओ-ताज की वारिस मानी जाती थी। हालांकि शहजादी की उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर पूरी रियासत उसकी जहानबीन और अक्लमंदी से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह अपनी सूझबूझ से ऐसे फैसले सुनाती कि हमेशा सच्चाई की जीत होती। जब अमान का मामला शहजादी के सामने पेश किया गया तो शहजादी ने हुक्म दिया कि उस नौजवान और काफिले के सरदार दोनों को दरबार में लाया जाए। शहजादी ने सबसे पहले सरदार की बात सुनी, फिर अमान से कहा, ए नौजवान, बताओ तुम इस पर क्या जवाब देते हो। अमान ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, शहजादी साहिबा, एक गमगीन इंसान अपनी सफाई में क्या कहे। इस आदमी ने जो कुछ कहा है वही सच है। शहजादी बहुत समझदार थी। उसकी बात सुनकर उसका माथा ठनका। उसने सोचा, आज तक किसी चोर ने खुद अपने गुनाह का इकरार नहीं किया। राजकुमारी इस नतीजे पर पहुंची कि यह युवक निर्दोष है और जैसा कि उसने स्वीकार किया है, इसमें जरूर कोई रहस्य छुपा होगा। राजकुमारी इस रहस्य को जानना चाहती थी। उसने थोड़ी देर सोचकर काफिले के सरदार से कहा, तुम जाओ और कल वापस आना। इस युवक को हम अपने पास रखकर पूरी तरह से जांच करेंगे। जब आधी रात हुई तो राजकुमारी उसके पास आई और बोली, ए अमान, तूने जो यह मोती चुराने की बात कबूल की है, इसमें जरूर कोई राज छिपा है। मुझे अपने हालात बताओ ताकि मैं न्याय कर सकूं। अमान ने शुरू से लेकर अंत तक अपनी पूरी कहानी सुना दी। राजकुमारी वहां से चली गई। अगले दिन खलीफा ने राजकुमारी की बात सुनकर अमान और काफिले के सरदार को बुलाया और उनसे तमाम हालात पूछे। एक तो खलीफा की उम्र ज्यादा हो चुकी थी और दूसरा मामला भी बहुत पेचीदा था। उसे समझ नहीं आया कि सच्चा कौन है और धोखेबाज कौन। इस पर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, इसका फैसला करना तो बहुत आसान है। आप इन दोनों को 1 महीने तक अलग अलग कैद में रखें। अगर यह युवक दूसरा मोती उगले तो यह सच्चा है, नहीं तो यह धोखेबाज है। अगर यह झूठा निकले तो इसे सजा दी जाए। खलीफा को राजकुमारी की बात बहुत पसंद आई और उसने फौरन हुक्म दिया कि काफिले के सरदार और अमान को अलग अलग कैद में डाल दिया जाए। पूरा महीना बीता, फिर अमान को दरबार में सबके सामने लाया गया। जब उसने सबके सामने दूसरा मोती उगला तो सब चौंक गए और राजकुमारी बहुत खुश हुई क्योंकि उसकी समझदारी ने एक निर्दोष को सजा से बचा लिया था। खलीफा ने उसी वक्त काफिले के सरदार की सारी संपत्ति अमान को दिलवा दी और उस सरदार को धक्के देकर शहर से बाहर निकलवा दिया। खलीफा को अमान की बातों में अक्लमंदी दिखी। जब अमान दरबारियों में शामिल हुआ तो उसकी खूबियां सामने आने लगीं और अपनी समझदारी से उसने जल्दी ही खलीफा का दिल जीत लिया। हर महीने वह एक अनमोल मोती उगाकर खलीफा के सामने पेश करता था। आखिरकार खलीफा ने दरबारियों से सलाह करके अपनी इकलौती बेटी की शादी अमान से कर दी। एक दिन शाही दरबार में एक बड़ा उत्सव था और उसमें कई अन्य राज्यों के दूत शामिल होने के लिए आए थे। उनमें एक दूत अमान के बड़े भाई फराज का भी था। बातों बातों में हीरों जवाहरात का जिक्र छिड़ गया। उस दूत ने कहा, हमारे खलीफा के पास एक ऐसा मोती है कि जमीन और आसमान में आज तक किसी ने वैसा नहीं देखा होगा। खलीफा ये सुनकर हंसा और अमान द्वारा दिए गए 101 मोती मंगवाए और दूत के सामने रख दिए। दूत हीरों और जवाहरात का अच्छा जानकार था। वह मोती देखकर कहने लगा, जहांपनाह, ये बहुत अचरज की बात है। हमारे खलीफा के पास जो मोती है उसका और इनका रंग रूप एक जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ एक है और यहाँ 1 दर्जन से भी ज्यादा। अगर गुस्ताखी न हो तो जानना चाहता हूँ, आपको ये नायाब मोती कहाँ से मिले? खलीफा ने अमान की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरा बेटा है और हर महीने एक मोती उगाता है। जब वह दूत अपनी खलीफत में वापस पहुंचा तो उसने बड़े अदब से कहा, हुजूर, पिछले महीने जब मैं फ्ला खलीफा के उत्सव में गया था, वहाँ देखा कि उनका बेटा हर महीने ऐसा ही एक मोती उगाता है।
खलीफा फराज ये सुनकर तुरंत समझ गया कि वही उसका छोटा भाई है। उसने तुरंत खलीफत को एक पत्र लिखा, हमें आपके बेटे के साथ कुछ समय बिताने की बड़ी इच्छा है, कृपया कुछ दिन के लिए हमारे पास भेज दें। और साथ ही अमान को भी एक पत्र लिखा। दूत ने दोनों पत्र लेकर यात्रा की और संबंधित खलीफा के दरबार पहुंचा। अमान ने भाई फराज का पत्र देखा तो उसका प्रेम उमड़ पड़ा। उसी दिन उसने खलीफा से इजाजत मांगी। दूत से रास्ते और नक्शा जाना और राजकुमारी को लेकर उसी जहाज में सवार हो गया जो फराज के शहर की ओर जा रहा था। लेकिन उसकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। अभी वे शहर से 10-12 मील ही दूर पहुंचे थे कि समुद्र में जबरदस्त तूफान आ गया और जहाज लहरों के बीच टूटकर बिखर गया। दूसरी ओर फराज के महल में अमान के स्वागत की तैयारियां जोरों पर थी कि अचानक जहाज के डूबने की खबर मिली। फराज ने तुरंत 1000 चुस्त और होशियार सिपाही भेजे। उन्होंने खोजबीन शुरू की और काफी प्रयास के बाद केवल राजकुमारी को ढूंढ पाए। उन्होंने उसे दरबार में पेश किया और बताया कि अमान का कोई सुराग नहीं मिला, शायद वह समुद्र में डूब गया। उधर अमान जिंदा था और एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे कई दिन तक समुद्र में बहता रहा। आखिरकार वह किनारे पर पहुंचा और पूछते पूछते उस जगह पहुंचा जहां उसका बड़ा भाई फराज राज्य चला रहा था। अमान को शाही दरबार में लाया गया। लंबी जुदाई और फकीरों जैसी हालत की वजह से फराज ने उसे नहीं पहचाना। अमान ने कहा, आज मेरा मोती उगाने का दिन है, एक पहर बाकी है। जब मैं मोती उगाऊंगा तब आप खुद पहचान जाओगे। खलीफा फराज को कुछ विश्वास हुआ। जब समय पूरा हुआ तो अमान ने मोती उगाकर खलीफा को पेश कर दिया। अब फराज और राजकुमारी के दिल से भी शक दूर हो गया। सदियों बाद बिछड़े हुए भाई एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। फराज ने खुशी में गरीबों में खूब खैरात बांटी। 1 महीने बाद अमान अपनी पत्नी के साथ उसके पिता के पास पहुंचा, जो अपनी बेटी की राह देख रहा था। उनके पहुंचने के कुछ ही दिन बाद खलीफा का देहांत हो गया और अमान को दरबारियों ने तख्त पर बिठा दिया। अमान की यह आदत थी कि हर महीने जो अनमोल मोती वह उगाता उसमें से कुछ खजाने में रखता और कुछ अपने बड़े भाई फराज को भेज देता। कहा जाता है कि उसने 60 साल तक राज्य किया और उसकी मृत्यु के बाद उसके और फराज के खजाने से अनगिनत बेशकीमती मोती निकले। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और सब्र की रोशनी हमेशा अंधेरे को हरा देती है और समझदारी से लिए गए फैसले हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। याद रखिए, हर मोती की चमक के पीछे एक गहरा राज होता है और हर इंसान की कहानी में एक अनमोल सबक छिपा होता है।